नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हमारे चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन का वीडियो होगा। इस 50 प्रश्न को हमने पार्ट 1 के रूप में कवर किया है। आगे भी जब वीडियो हम डालेंगे तो पार्ट 2 के रूप में, पार्ट 3 के रूप में, ऐसे सीरियली चलते जाएगा। ये पार्ट 1 के रूप में है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी का निशान बना होगा, उसे ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उस नोटिफिकेशन बेल के माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप समय से उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। हमने इन 50 प्रश्नों में उन प्रश्नों को कवर किया है जो एग्ज़ाम रिलेटेड हो। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, A1 रजिस्टर है। तो नीचे 4 ऑप्शन आपके फ्लैश हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है आर्म्स स्टॉक बुक रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है आर्सनल नंबर बुक रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है डेली आर्म्स एमुनेशन जारी और जमा रजिस्टर, और लास्ट ऑप्शन है एमुनेशन स्टॉक बुक रजिस्टर। इसके बगल में इंग्लिश में भी मेंशन किया गया है। जो मित्र हिंदी में रीड नहीं कर सकते वो इंग्लिश वाला भी देख लें, क्योंकि हम इंग्लिश को भी रीड करेंगे तो ज़्यादा टाइमिंग होगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आर्म्स स्टॉक बुक रजिस्टर, जो A1 कोडिंग होता है उसका। तो आर्म्स स्टॉक बुक रजिस्टर को A1 रजिस्टर बोलते हैं। 4 रजिस्टर होते हैं जो कोत में मेंशन किए जाते हैं। उन चारों रजिस्टर को हम सीरियली बता देते हैं। A1 रजिस्टर आर्म्स स्टॉक बुक रजिस्टर हो गया, जो इस प्रश्न में आपको फ्लैश हो रहा है। और दूसरा जो होता है A1A रजिस्टर होता है। A1A रजिस्टर क्या होता है? वो आर्सनल नंबर बुक रजिस्टर होता है। A1A जो होता है दूसरा रजिस्टर, वो आर्सनल नंबर बुक रजिस्टर होता है। इसे आप कहीं नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या तो आपके पास PDF होगा उसे आप याद कर सकते हैं। अब तीसरा जो रजिस्टर होता है A2 रजिस्टर होता है। A2 रजिस्टर होता है एमुनेशन स्टॉक बुक रजिस्टर होता है। चारों रजिस्टर के नाम यहाँ ऑप्शन में फ्लैश हो रहे हैं, और यहाँ पे हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं। देखिए, पहले का आर्म्स स्टॉक बुक रजिस्टर पहला वाला हो गया। इसका राइट आंसर ये हो गया। जो आर्सनल नंबर बुक रजिस्टर होता है, इसका कोडिंग क्या होता है? आर्सनल नंबर बुक रजिस्टर का कोडिंग होता है A1A होता है। और जो C ऑप्शन है हमारा डेली आर्म्स एमुनेशन जारी और जमा रजिस्टर, इसका A3 होता है कोडिंग। और एमुनेशन स्टॉक बुक रजिस्टर का क्या होता है? इसका A2 होता है। तो चारों रजिस्टर हमने देखा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है? RPUP एक्ट की धारा 12। यहाँ RPUP एक्ट की धारा 12 के बारे में बताया गया कि 12 के अंतर्गत यदि कोई ग्राम अधिकारी कानूनन मदद करने हेतु आबद्ध होते हुए भी जानबूझकर बिना उचित कारण के मदद नहीं करता है तो उसके ऊपर IPC की किस धारा के अंतर्गत कार्यवाही होगी? तो किसी भी चोर को या मुजरिम को हम पकड़ने जाते हैं तो रेलवे क्षेत्र को छोड़ के गाँव में भी चोर जो रेलवे एरिया से रेलवे मटेरियल की, रेल संपत्ति की चोरी करके, ये तो नहीं है कि एक चोर जो रेलवे संपत्ति की चोरी करेगा तो रेलवे के जुडिशियल एरिया को, रेलवे परिक्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वहाँ से जाता है, सिविल एरिया में जाता है या किसी गांव में जाता है, तो उस गांव के जो ग्राम अधिकारी होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि जो लोक सेवक उसे पकड़ने जाएंगे उनकी वो मदद करेंगे। यदि वो मदद नहीं करते हैं तो उनके ऊपर आबद्ध होते हुए कि मदद करना है, नहीं करते हैं तो उनके ऊपर सेक्शन बनता है। तो IPC का कौन सा सेक्शन बनता है? तो इसमें 4 ऑप्शन फ्लैश हो रहे हैं, 220, 217, 187 और 217 एंड 187। तो इसका सही उत्तर होगा लास्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन जो है 217 एंड 187। 217 एंड 187 IPC की धारा उनके ऊपर लगेगी और उसके अंतर्गत कार्यवाही होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 217 एंड 187। आइए एक बार अगले स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि 217 और 187 क्या कहता है। धारा 217, लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के संपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। जो कि विधि से आबद्ध होते हैं, लोक सेवक की सहायता करेंगे, उन्हें बचाएंगे नहीं, तो उनके ऊपर अगर वो उस विधि का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर 217 लगेगी। 187 क्या कहता है? तो IPC की धारा 187 कहता है लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, RPF के बल अधिकारी द्वारा बिना वारंट किसी मकान की तलाशी विशेष परिस्थिति में CRPC की किस धारा के तहत ली जाती है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 165 अथवा 166। अब सीआरपीसी का सेक्शन 165 और 166 को पूरे डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ डिटेल पूरा बताने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उसके तहत तलाशी ली जाएगी जब वारंट नहीं प्राप्त हुआ है। वारंट के साथ जो तलाशी होती है तो सीआरपीसी की धारा 100 में होती है, सेक्शन 100 में तलाशी ली जाती है। लेकिन जहाँ पे वारंट नहीं प्राप्त हो सकता, विशेष परिस्थिति हो कि यदि हम उस जगह का, उस मकान का जहाँ चोरी की गई संपत्ति रखी गई, अगर जल्द से जल्द तलाशी न करें तो वो संपत्ति वहाँ से हटाई जा सकती है। तो वहाँ पे उस परिस्थिति में जब तलाशी लिया जाता है बिना वारंट का तो 165 या 166 के अंतर्गत लिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, आरपीएफ बल अधिकारी द्वारा तलाशी वारंट जारी करने के लिए आवेदन संबंधित प्रावधान आरपी यूपी एक्ट के किस धारा में दिया है? तो किस धारा में दिया है? तो 4 ऑप्शन है जो कि 10 है, उनके सब सेक्शन बताए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 का सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि आवेदन देंगे तलाशी वारंट जारी करने के लिए आरपी यूपी एक्ट की धारा 10 के 1 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, आरपीएफ में मकान की तलाशी निम्न में से कौन ले सकता है? जो आरपीएफ के जो भी बल अधिकारी होंगे या मेंबर होंगे तो किस रैंक के तलाशी ले सकते हैं ये बताना है। नीचे 4 ऑप्शन फ्लैश हो रहे हैं, हेड कांस्टेबल, और दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है सहायक उप निरीक्षक, तीसरा ऑप्शन उप निरीक्षक, और लास्ट ऑप्शन है कि बी और सी दोनों, यानी कि सहायक उप निरीक्षक और उप निरीक्षक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सहायक उप निरीक्षक और उप निरीक्षक दोनों ले सकते हैं, क्योंकि एएसआई एंड एबव सक्षम हैं जो कि मकान की तलाशी ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया बी और सी दोनों, यानी कि सहायक उप निरीक्षक और उप निरीक्षक दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6वां है, टिकटों के अंतरण में रेल अधिनियम की किस धारा का उल्लंघन माना जाएगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो टिकटों का अंतरण करता है, यानी कि एक दूसरे का टिकट, जैसे मान लीजिए कि किसी दूसरे के नाम से कोई सीट या कोई शाही का जो ट्रेन का कोच होता है, जैसे S1 है, S1 का 24 सीट नंबर मोहन के नाम से बुक है, उस टिकट को लेके सोहन यात्रा कर रहा है तो उसके ऊपर रेलवे एक्ट की धारा बनती है। तो रेलवे एक्ट की धारा कौन सी बनेगी? तो उसके ऊपर टिकट स्थानांतरण के लिए जो दंड है उसमें दंड मेंशन किया गया है। जो रेलवे एक्ट का अध्याय हम 15 देखते हैं उसमें जो 137 से 179 180 तक जो धाराएं हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम बेस्ड से, तो उसमें जो धारा बनेगी उसमें 142 बनता है। 142 की तरह दंडित किया जाता है। लेकिन उल्लंघन किस धारा का माना गया है? यहाँ उल्लंघन पूछ रहा है तो 53 का 53 का उल्लंघन 53 में ये निर्देशित किया गया है कि आप अपने टिकट को किसी दूसरे को स्थानांतरण नहीं करेंगे। तो ये 53 का उल्लंघन होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन 53। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7वां है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? ये भी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं स्लाइड के माध्यम से कब हुआ था। तो ये 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था जो नागपुर में हुआ था। इसे भी ध्यान रखें कि नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट? तो दोस्तों ऑप्शन है बेंगलोर, वाराणसी, न्यू दिल्ली और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ निदेशालय मुख्यालय है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, अर्थात नई दिल्ली में है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है, हिंदी में किसी के नाम को संक्षिप्त रूप से लिखने की कितनी विधियाँ हैं? तो हिंदी में किसी का नाम लिखा जाता है तो वो 3 विधियाँ होती हैं लिखने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 3। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न है, नेपाली भाषा। नेपाली एक विदेशी भाषा है जो कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को भी इंक्लूड किया जाए। टोटल 22 भाषा है, उसमें नेपाली भाषा ही है। एक प्रश्न बनता है कि 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक विदेशी भाषा का नाम बताइए और जिसकी लिपि भी देवनागरी है। एक ही भाषा है, नेपाली भाषा है और उसकी लिपि भी देवनागरी होती है। तो यहाँ लिपि ही पूछा जाता है कि मतलब पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेपाली को भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, स्क्रिप्ट मीन्स लिपि होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि देवनागरी लिपि में भी नेपाली भाषा लिखी जाती है। अगला प्रश्न है 11, एक पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन
करता है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना अर्थात 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करेगा। सीआरपीसी की किस धारा में है? उसमें ये भी बताया गया है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो जो जर्नी का टाइम होता है, यात्रा करने का जो टाइम होता है, उसे इंक्लूड 24 घंटे में नहीं किया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये सीआरपीसी किस धारा में? यहाँ आप इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, तुरंत जो है 57 मत करिए। 57 इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि 57 में क्या बताया गया? बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर, अविलंब मतलब 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ, जिसके जुडिशियल में आप गिरफ्तार किए हैं, वहाँ पेश करना होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि एक पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, अर्थात उसके पास गिरफ्तारी का वारंट है, तो ये सेक्शन कौन सा है? सीआरपीसी का सेक्शन 76 में बताया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 76। आप सीआरपीसी की जो टोटल धाराएँ हैं उनमें से 76 को डीपली पढ़ लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मोहन श्याम से यह कहता है कि तुम मेरी गली की तरफ आओगे तो तुम्हारे ऊपर कुत्ता छोड़ दूंगा, जिसकी वजह से श्याम उस गली में नहीं जाता है तो मोहन दोषी है। अर्थात एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को यह कहता है कि हमारी गली की तरफ तुम आओगे तो कुत्ता, जो उसके यहाँ कुत्ता है जिससे लोग डरते हैं, तो वह व्यक्ति भी डरता है। यानी कि मोहन का कुत्ता, जो कि मोहन का कुत्ता जो है वो थोड़ा सा, एक कुत्ते होते हैं गांव में, कुत्ते होते हैं जो किसी को दौड़ा लेते हैं, जिससे लोग डरते हैं, तो मोहन के पास वैसा ही एक कुत्ता है। तो श्याम से यही कहता है कि आप अगर इधर आओगे तो आपके ऊपर कुत्ता छोड़ूंगा। तो श्याम उस गली में नहीं जाता है। अर्थात यहाँ पे किस अपराध का दोषी होगा मोहन? तो यहाँ पे किस अपराध का दोषी होगा? सदोष अवरोध का होगा या सदोष परिरोध का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रांगफुल रेस्ट्रेंट होगा। इस प्रश्न का राइट होगा, यानी कि सदोष अवरोध करता है। क्योंकि सदोष अवरोध की परिभाषा यह किसी निश्चित एरिया, जैसे कि उसकी गली एक निश्चित एरिया हो गया, तो वहाँ तो बंधक बना के रखा नहीं गया है श्याम को, चूँकि अवरोधित होता है, वो अवरोध उत्पन्न होता है वहाँ पे, तो सदोष अवरोध का अपराध मोहन के द्वारा होगा। तो इसका राइट आंसर सदोष अवरोध अर्थात रांगफुल रेस्ट्रेंट होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। घायल रेल यात्रियों के लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करना किस अस्थायी आदेश स्टैंडिंग आर्डर में? यहाँ आंसर पहले से फ्लैश हो गया है 54 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। अस्थायी आदेश का 54 में यह बताया गया है कि घायल रेल यात्रियों के लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी, ये डीपली बताया गया वहाँ 54 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। यहाँ भी आंसर फ्लैश है। Z+ श्रेणी की सुरक्षा में NSG कमांडो की संख्या कितनी होती है? तो NSG कमांडो की 10 होती है और टोटल 36 सदस्य होते हैं। NSG कमांडो की संख्या 10 होती है, लेकिन Z+ श्रेणी की सुरक्षा में मेंबरों की संख्या कितने लोग होते हैं? टोटल 36 लोग, 36 संख्या में होते हैं, जिसमें 10 NSG कमांडो के होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न 15 है, कितने मूल्य की बुकशुदा संपत्ति चोरी होने पर विशेष सूचना रिपोर्ट का मामला बनता है? विशेष सूचना रिपोर्ट का मामला बनता है। विशेष सूचना रूल पढ़े होंगे आप, तो रूल में 229 में है, 230 में विशेष घटना रिपोर्ट होता है। तो दोस्तों कितने रुपए की बुकशुदा संपत्ति चोरी, अर्थात 80,000 या 40,000 या 20,000 या 25,000। तो बुकशुदा संपत्ति पहले 40 था, अब हो गया है 80, अर्थात 80,000 रुपये की बुकशुदा संपत्ति की चोरी होती है अगर, तो वहाँ विशेष रिपोर्ट का मामला बनेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 80,000 रुपये। 80,000 रुपये से कम होगा तो वहाँ मामला विशेष रिपोर्ट का नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है 16वां, बल का हथियार गोला बारूद चोरी हो जाने पर कौन सा मामला बनेगा? तो स्पेशल रिपोर्ट या स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट यानी कि विशेष रिपोर्ट हो गया, और ऑकरेंस अर्थात घटना रिपोर्ट हो गया, विशेष घटना रिपोर्ट। तो कौन सा मामला बनेगा? दोनों में से कोई एक ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट, विशेष घटना रिपोर्ट, जो 230 में मेंशन किया गया RPF रूल में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है, यात्रियों के शरीर संबंधित अपराध हैं। कौन कौन से अपराध शरीर से संबंधित हैं जो यात्रियों के साथ होते हैं? नीचे ऑप्शन फ्लैश हो रहे हैं। मर्डर यानी कि हत्या, रेप है। तीसरा हर्ट है, हर्ट मतलब चोट होता है। तो तीनों तो शरीर से ही संबंधित हैं, तो ऑल एबव हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। राइट आंसर चौथा होगा, ऑल एबव। अगला प्रश्न है, पास्को कानून के अपराधों के अंतर्गत पीड़ित बालक के बयान मजिस्ट्रेट खाली जगह की धारा में दर्ज करता है। किस धारा में दर्ज करता है? तो किस धारा के तहत दर्ज करता है? पीड़ित का बयान दर्ज करेगा तो CRPC
की धारा है, सीआरपीसी की धारा है या आईपीसी की धारा है जिसके अंतर्गत दर्ज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे का बयान दर्ज किया जाता है। देखते हैं एक बार पास्को कानून जो है, पास्को इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को दिखा दें। चूँकि यहाँ स्लाइड मिस हो गया इसलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत अपराध माने जाएंगे। कैसे अपराध मानेंगे? कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा? 1 और 2 दिया है तीसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ दिस दिया है। तो कार्यस्थल पे महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत जो भी मामला बनेगा वो नॉन कॉग्निजेबल होगा, अजमानती अपराध माना जाएगा। कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय होता है, नॉन कॉग्निजेबल मतलब असंज्ञेय होता है, तो वहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल माना जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पास्को अधिनियम कब बना? व्हेन वाज द पास्को एक्ट एनेक्टेड? तो कब बना? तो ये बना है 2012 में बना है। देखिए पास्को का जो हम स्लाइड दिखा रहे थे वहाँ पे नहीं दिखा पाए, यहाँ पास्को का फुल नेम है। पास्को का फुल फॉर्म क्या होगा? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, इसका फुल फॉर्म होगा। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पास्को अधिनियम बनाने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे जे.एस. वर्मा, राइट आंसर जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में ही पास्को अधिनियम बनाई गई थी। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है कोई भी व्यक्ति पास्को कानून के किसी अपराध को करने का प्रयास करेगा तो उसे किस धारा के अंतर्गत सज़ा मिलेगी? यानी कि पास्को अधिनियम के ही किस धारा के अंतर्गत सज़ा मिलेगी? तो सज़ा मिलेगी धारा 18। यहाँ प्रयास करेगा उसके लिए जो है सज़ा का प्रावधान धारा 18 यानी सेक्शन 18 में दिया गया है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में स्वीकार्य है? तो ये है 65B, राइट आंसर तीसरा होगा 65B। ये गिरफ्तारी की परिभाषा सीआरपीसी किस धारा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी लोग जल्दी से 46 में मार देंगे क्योंकि गिरफ्तारी शब्द की परिभाषा, तो गिरफ्तारी शब्द की परिभाषा जो है 46 में नहीं दिया गया है, ना ही धारा 2 के सब सेक्शनों में कहीं पे गिरफ्तारी की परिभाषा मेंशन किया गया है। तो गिरफ्तारी की परिभाषा यहाँ चूँकि पूछ रहा है तो ये कहाँ में से 48 में है नहीं, 46 में है नहीं। 46 में तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी वो मेंशन किया गया है। नॉन ऑफ दिस, इसका राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, अर्थात सीआरपीसी में कहीं पर भी गिरफ्तारी की परिभाषा नहीं दी गई है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 25वां प्रश्न है आरपीयूपी एक्ट के आरोपी को एक लोक सेवक द्वारा जानबूझकर गिरफ्तार न करना आईपीसी के किस धारा में दंडनीय है? तो ये 221 में है। आंसर यहाँ पहले से फ्लैश हो चुका है। 221 आईपीसी की धारा 221 में दंडनीय लोक सेवक किसी आरोपी को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं करता। ये भी रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है और वर्क में है ये। अगला प्रश्न है सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट कब पारित किया गया? टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ये भी जानना जरूरी है। तो ये कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था सन 2000 में। आंसर फ्लैश हो गया है, 2000 में पारित हुआ था। सन 2000 में आईटी एक्ट कानून पारित किया गया था। अगला प्रश्न है यदि कोई कंप्यूटर के माध्यम से दुर्भावनापूर्वक किसी व्यक्ति को धमकी देता है तो आईटी एक्ट की किस धारा के तहत उसे दंडित किया जाए? आजकल कल्चर में है, सबके पास मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, तो उसके माध्यम से भी धमकियाँ भेजी जाती है, सोशल साइट के माध्यम से। तो इसी में ये प्रश्न है कि कोई कंप्यूटर के माध्यम से किसी को धमकी देता है, यानी कि कंप्यूटर पे, उसके कंप्यूटर पे किसी साइट के माध्यम से, किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से धमकी भेजता है तो उसे दंडित किया जाएगा किस धारा के तहत? तो इसका सही आंसर होगा 66 क, यानी कि पहला आंसर सही है। आईटी एक्ट के 66 क के अंतर्गत उसे सज़ा दी जाएगी। अगला प्रश्न है चोरी किए गए मोबाइल या कंप्यूटर को बेईमानी से प्राप्त करना आईटी एक्ट की धारा 66 ग के अंतर्गत कितनी सज़ा है? जैसे मान लीजिए कि कभी कभी कोई व्यक्ति है, किसी का मोबाइल चोरी कर लिया और तीसरे व्यक्ति को वो बिक्री कर दिया, तो हम ये जानते हैं कि जब चोरी की गई मोबाइल है या कंप्यूटर है तो उस चोरी की गई संपत्ति को हम क्यों खरीदेंगे या बेईमानी से क्यों लेंगे? तो वही चीज़ है यहाँ पे, चोरी किए गए मोबाइल या कंप्यूटर को बेईमानी से प्राप्त करना। आप जब प्राप्त कर रहे हैं उसे या पैसे देके प्राप्त कर रहे हैं तो वो बेईमानी से ही आप प्राप्त कर रहे हैं।
आपने उस मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं ली कि ये सेकंड हैंड की मोबाइल हम ले रहे हैं तो ये तो चोरी की होगी, कैसे होगी, आपने क्वायरी नहीं किया। आपने उसे पैसे दिए और आपने उसे पैसे दे के उसकी मोबाइल या कंप्यूटर आपने ले लिया पैसे दे के, तो आपने बेईमानी से उसे प्राप्त किया। तो इसकी भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। IIT एक्ट में इस सज़ा का प्रावधान है। 66 ग के अंतर्गत सज़ा मिलती है। कितनी सज़ा मिलती है? तो ये 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट अर्थात 3 साल का कारावास अथवा फाइन होगा जो कि 1 लाख रुपए तक होगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 66 ग में मेंशन किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 29वां प्रश्न है, पासवर्ड या OTP चोरी करने की सज़ा IIT एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय है? ये पासवर्ड और OTP की चोरी अक्सर होती है, तो IIT एक्ट में सज़ा का प्रावधान दिया गया है। तो किस धारा के तहत दंडनीय है? तो इसका सही आंसर होगा 66 ग। इसका राइट आंसर होगा 66 ग। इसकी भी सज़ा वही है, 3 साल का कारावास या जुर्माना 1 लाख रुपए, या दोनों। पिछले स्लाइड में जो हमने सज़ा देखा था 3 साल का कारावास और रहेगा अथवा 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। इसकी भी सज़ा वही है 66 ग। चूँकि इस प्रश्न का उत्तर होगा OTP चोरी कर रहे हैं तो आपको सज़ा उतना दिया जाएगा जितना हमने अभी बताया। अगला प्रश्न है, यहाँ फ्लैश हो रहा है आंसर आपके सामने। कौन सा सिग्नल ट्रेन ड्राइवर को यह संकेत देता है कि 2 या अधिक लाइन में किसी लाइन पे जाना है उसे? जहाँ ड्राइवर जो पायलट होते हैं इंजन के, रेल इंजन के, तो जब ट्रेन को या किसी इंजन को ले जाते होते हैं तो आगे आप कभी सफ़र किए होंगे ट्रेन में, देखे होंगे 2-3 रास्ते आ जाते हैं, 2-3 पटरियाँ होती हैं, तो कहाँ जाएगा उसके लिए जो सिग्नल होता है वो पथ सिग्नल होता है। उस सिग्नल के सहारे वो जाते हैं कि हमें किस पटरी पे जाना है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, व्हाट इज़ द कोड ऑफ डनेज? डनेज क्या होता है? डनेज आप लोग जानते हैं, आंशिक चोरी को रोकने के लिए डनेज लगाए जाते हैं जो मालगाड़ियों में लगाए जाते हैं दरवाज़ों के गैपिंग के बीच में। तो क्योंकि कोई आंशिक चोरी ना कर पाया, जिसे ब्लीडिंग कंसाइनमेंट होता है। ब्लीडिंग कंसाइनमेंट क्या होता है? जैसे चीनी की बोरी है तो क्या करते हैं, उसे दरवाज़ों से थोड़ी दूरी दे के रखते हैं। कितनी दूरी होती है? वो सफिशिएंट एक दूरी रखी जाती है, तो वहाँ डनेज लगाया जाता है। भूसा का बोरा चाहे घास फूस का बोरा लगाया जाता है, तो उसे ही डनेज कहा जाता है। तो इसी का यहाँ पे कोड पूछ रहा है कि उस डनेज का कोड क्या होता है। S27 कोड होता है उसका, S27 उसका कोड होता है डनेज का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा S27। अगला प्रश्न है, व्यापारी द्वारा बुक किए गए माल में यदि रेलवे की लापरवाही से नुकसान हुआ है तो इसकी जाँच कौन करेगा? तो इसकी जाँच कौन करेगा? तो क्लेम डिपार्टमेंट इसकी जाँच करेगा, अर्थात दावा विभाग इसकी जाँच करेगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 33वां प्रश्न है, रेलवे में भविष्य निधि खाता का रखरखाव कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 34वां प्रश्न है, टैंक वैगन में कौन सी सील का प्रयोग किया जाता है? तो टैंक वैगन में वायर सील का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर वायर सील। अगला प्रश्न ये क्या हो गया, माल वैगन के अतिरिक्त ठहराव के लिए जो व्यापारी से शुल्क लिया जाता है उस शुल्क को क्या कहते हैं? एक डैमरेज होता है, एक वारफेज होता है। तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि डैमरेज लगाया जाएगा या वारफेज लगाया। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है इसमें वारफेज और डैमरेज में। तो आप इसे एक नोटबुक पे लिख लीजिए या तो इसे आप माइंड में फीड कर लीजिए एक बार कि ये गलत ना होने पाए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम में ये गलती आप ना करें, इससे सवाल बन सकते हैं। डैमरेज और वारफेज क्या होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन डैमरेज है। डैमरेज का मतलब विलंब शुल्क होता है। विलंब शुल्क एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि मालगाड़ी में जो भी माल लोडिंग की जाती है, तो व्यापारी जब अपना माल लोड करते हैं, जो समय उसे माल लोड करने के लिए, तो उसके अतिरिक्त अगर समय लगे तो विलंब कर रहा है वो, तो विलंब शुल्क। तो यहाँ माल वैगन के अतिरिक्त ठहराव के लिए जो व्यापारी से शुल्क लिया जाएगा, तो अर्थात वहाँ पे विलंब शुल्क लिया जाएगा। और डैमरेज चूँकि स्थान शुल्क होता है, जैसे कोई स्थान पर चल है, व्यापारी माल उतार के उस स्थान पर रख दिया, रेलवे से परमिशन जितने समय का मिला कितने समय तक आप अपने माल को रख सकते हैं, अन्यथा आप ले जाइए, यानी कि वहाँ पे उस परिस्थिति में स्थान शुल्क लगाया जाता है, यदि उस स्थान को, रेलवे के स्थान को, रेलवे परिसर से अपना माल आप उस समय के अंतराल पर नहीं हटा पाते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर फ्लैश हो गया, डैमरेज विलंब शुल्क। अगला प्रश्न है 36वां, रेलवे द्वारा पार्सल स्वीकार करने के बाद व्यापारी को क्या दिया जाता है? जैसे कोई व्यापारी माल बुक कराने गया है तो पार्सल है कोई, तो पार्सल जब भी रेल उस व्यापारी से लेती है तो उसके बदले में क्या देती है? RR देती है, रेलवे रिसिप्ट देती है, पार्सल वे बिल, इनवाइस या फॉरवर्डिंग नोट। तो उसे क्या दिया जाता है? पार्सल वे बिल दिया जाता है व्यापारी को, पार्सल वे बिल, पार्सल बुक कराने के बाद।
अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, रेल कर्मचारी द्वारा ड्यूटी में नशा करना रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम का उल्लंघन है? तो रेल कर्मचारी द्वारा ड्यूटी में नशा करना रेल सेवा आचरण नियम, ये नियम जो है बल सदस्य आरपीएफ बल सदस्यों पे भी लागू होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस नियम से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ड्यूटी में नशा करना तो आपने रेलवे एक्ट में 172 में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर रेल आचरण नियम पूछ रहा है कि किस नियम का उल्लंघन होगा, तो ये नियम 22 का उल्लंघन माना जाता है, नियम 22 का उल्लंघन माना जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी का राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग लेना रेल सेवा आचरण के किस नियम का उल्लंघन है? दोस्तों नियम में बताया गया है कि रेल सेवा आचरण नियम में बताया गया आप किसी राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग नहीं लेंगे, आप पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं उसमें। तो ये बताया गया है किस नियम में? तो नियम 5 में ये बताया गया, रेल सेवा आचरण नियम के नियम 5 में बताया गया। जब आप आरपीएफ रूल पढ़ेंगे तो उसमें आरपीएफ रूल में 116 में बताया गया है। तो इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पा रहा है इन प्रश्नों पे, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 50 प्रश्न के वीडियो हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है? ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, राष्ट्रीय झंडा है उसे फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, गेहूं से लदे वैगन पर सील लगाई जाती है। कोई वैगन है मालगाड़ी का वैगन है, तो गेहूं लदा हुआ है उस पर, तो किस प्रकार का सील लगाया जाता है? तो वैक्स सील लगाया जाता है। लगभग रेलवे में 3 ही टाइप के सील प्रयोग किए जाते हैं, तो वैक्स सील लगाया जाता है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत करके हमने 50 प्रश्नों का एक वीडियो लाए, और ये पार्ट 1 के रूप में वीडियो है। पार्ट 2 भी जितना प्यार आप लोगों से मिलेगा, तो हम भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पार्ट 2 लाएँ, पार्ट 3 लाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग कवर कर पाएँ। अगला प्रश्न है, एक गैंगमैन ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में होता है, तो उसे यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, उसे रेलवे अधिनियम के कौन सी धारा के तहत दंडित किया जाएगा? तो यहाँ आंसर पहले से फ्लैश है, सेक्शन 172। पिछले स्लाइड में भी हमने डिस्कस कर ही दिया था। रेल सेवा आचरण नियम जो 5 है, 5 का उल्लंघन माना जाता है, नियम 5 का उल्लंघन माना जाता है, लेकिन रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत उसे दंडित किया जाएगा, ये 172 में बताया गया है। अगला प्रश्न 42, एक व्यक्ति नाराज होकर रेलवे कोच में आग लगा देता है, वह रेलवे एक्ट की धारा खाली जगह के तहत दंडित होगा। तो किस धारा के तहत दंडित होगा? ग्रेवियस ये क्राइम है, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है आग लगाना कोच में, तो ये 151 के अंतर्गत वह दोषी होगा। 151 के अंतर्गत उसे सज़ा दी जाएगी, जो ट्रीट होगा जो सिविल पुलिस करेंगे, क्योंकि आरपीएफ इसमें गिरफ्तार तो कर सकती है, 151 का धारा लगे तो 151 में तो आरपीएफ गिरफ्तार करेगी, लेकिन जो भी अन्वेषण करेगी, जांच करेगी, वो पुलिस करेगी, पुलिस के माध्यम से जो भी कार्रवाई होगा वो होगा। अगला प्रश्न है 43, माल गोदाम से 10 बोरी चीनी चोरी हुई है, कौन से अधिनियम में मामला दर्ज होगा? मान लीजिए कि माल गोदाम है, रेलवे का माल गोदाम होता ही है, वहाँ से 10 बोरी चीनी किसी ने चोरी कर लिया, तो मामला तो बनेगा, लेकिन किस अधिनियम का मामला बनेगा? क्या आरपीयूपी एक्ट का, या रेलवे एक्ट का, या आईपीसी का, या सीआरपीसी का? तो वहाँ पे मामला बनेगा आरपीयूपी एक्ट का, क्योंकि चोरी हुई है किस चीज़ की? संपत्ति की चोरी हुई है, वो रेल संपत्ति ही मानी जाएगी, बुकशुदा संपत्ति थी, माल गोदाम में 10 बोरी रखी गई थी, तो रेल प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा आरपीयूपी एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा, तो 3 आरपीयूपी एक्ट का मामला वहाँ पे दर्ज होगा। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, माल गोदाम से 10 बोरी चीनी चोरी हुई और यह चोरी आरपीएफ हेड कांस्टेबल के सामने होती है और वह किसी को नहीं बताया, वह दोषी है। जैसे मान लीजिए कोई हेड कांस्टेबल ड्यूटी पे हैं, ड्यूटी पर होते हुए देखते हुए कि चोरी हो रही है, तो मौनाकुलता के लिए दंड आप पढ़े होंगे 4 आरपीयूपी एक्ट में, तो मौन रहते हैं, चोरी रोकने का प्रयास नहीं है। मौन मतलब क्या होता है? मौन मतलब यही होता है कि आप चोरी देख रहे हैं कि चोरी हो रही है, आपने किसी को सूचना नहीं दिया, आपने अपने ऑफिसर को, जो भी आपके ऊपर चैनल वाइज जो भी अधिकारी हैं, उन्हें आपने बताया नहीं, तो यानी कि आप संलिप्त हैं। इससे ये साबित होगा कि आप उस चोरी में संलिप्त हैं, एक तरह से आप मुखदर्शन बने हुए हैं, इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि चोरी हो। तो मौनाकुलता के लिए दंड वो 4 आरपीयूपी एक्ट में है, आपने देखा कि चोरी हो रही है, आपने किसी को बताया नहीं, इसलिए
आपके ऊपर मामला बनेगा 4 RPUP एक्ट का। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4 RPUP एक्ट। RPUP एक्ट की धारा 4 के तहत उस हेड कांस्टेबल के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न है 45, RPF में आसूचना एकत्र करने के लिए कौन सा विंग कार्य करता है? तो विंग SIB है, CIB है, तो कौन सा विंग काम करेगा? तो देखिए यहाँ मेंशन किया CIB, SIB, IB स्टोर। तो दोस्तों RPF में आसूचना एकत्र करने के लिए SIB विंग जो है यही कार्य करता है, SIB। चलते हैं, अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न है, एक वैगन के सभी दरवाज़ों पर एक ही स्टेशन के सील हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे निकोलो कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी लोग इसे टच कर चुके होंगे। तो निकोलो, अलग अलग सील होता है तो हिल्टेड हो जाता है। 47वां प्रश्न है, रेल अधिनियम में कुल कितनी धारा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, धारा भी पूछ देता है, कितने अध्याय, कितने चैप्टर हैं, कितने अध्याय हैं, ये सारी चीज़ें कवर करिए। और इसमें रेल अधिनियम में कुल कितनी धारा है? तो इसमें टोटल 200 धारा है। एक व्यक्ति द्वारा रेलवे ट्रैक में लगे फिश प्लेट को ढीला करना रेलवे एक्ट के किस धारा में दंडनीय है? फिश प्लेट जो रेलवे पॉइंट होता है, जो रेलवे पटरी को जोड़ने का काम करता है, फिश प्लेट के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो उसको ढीला कोई कर देता है तो उससे खतरा उत्पन्न होगा। ट्रैक के फिश प्लेट को यदि कोई ढीला करता है तो जो भी रेलगाड़ी उस ट्रैक पे गुजरेगी तो हो सकता है दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिसने फिश प्लेट ढीला किया वो तो इस उद्देश्य से किया कि गाड़ी यहाँ पे पलट जाए, नुकसान हो, रेलवे का नुकसान, रेल प्रॉपर्टी के नुकसान है, लोग इंज्योर हों, यात्री की सुरक्षा को भी संकट पहुँचेगा, लोग घायल होंगे किसी, तो उसमें सेक्शन कौन सा लगेगा, किस सेक्शन में दंडनीय होगा? तो वो सेक्शन होगा 150 के अंतर्गत उस व्यक्ति को जिसने फिश प्लेट को ढीला किया उसको दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 3 RPUP एक्ट। यहाँ धारा सेक्शन जो है मेंशन पहले से 3 RPUP एक्ट का अपराध करने पर अधिकतम कारावास की सज़ा क्या है? अधिकतम कारावास पूछ रहा है, तो अधिकतम कारावास कितना है? 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स उस सेक्शन का अधिकतम कारावास। RPUP एक्ट में 5 ईयर्स से अधिकतम कारावास है, चाहे जो सेक्शन हो, चाहे 4 RPUP एक्ट हो या 3 RPUP एक्ट हो, तो दोनों में ही सज़ा दिया है और किसी सेक्शन में तो सज़ा संबंधित नहीं है। तो 5 ईयर्स अधिकतम कारावास है। लास्ट प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर पंजीकृत अस्थानिक मामलों का स्थानांतरण किस नियम में? इम्पोर्टेंट है, तो किस नियम में है अस्थानिक मामलों का स्थान? जैसे किसी पोस्ट पे कोई मामला हुआ है, RPUP एक्ट का मामला जैसे मान लीजिए है, तो अस्थानिक रजिस्टर में जब मामला पंजीकृत किया जाता है, जैसे किसी पोस्ट के अंतर्गत वो एरिया नहीं आता है, फिर भी मामला दर्ज किया गया, तो मामला दर्ज करने के बाद उसका ट्रांसफ़र होगा जिस पोस्ट के जुडिशियल में वो जगह होगा जहाँ पे क्राइम हुआ है, कोई अपराध हुआ है, तो स्थानांतरण किस नियम में है? तो वो है नियम 226 में, अस्थानिक मामलों का स्थानांतरण। इसका मेन हेडिंग होगा 226 को आप डीपली भी रीड कर लीजिएगा, 221, 222, 223, 226 तक ही, 226 तक लगभग इंपॉर्टेंट है। इससे एक प्रश्न बनेगा, हम कोशिश भी करेंगे कि वीडियो के माध्यम से उन सब प्रश्नों को कवर करें, विकल्प के रूप में उसको बनाएं। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द ही। नेक्स्ट 50-50 क्वेश्चन होगा, 50-50 चल रहा है, ये पार्ट 1 है 50-50 का। 50-50 के नेक्स्ट पार्ट 2 पे बहुत ही जल्द आपके सामने हम वीडियो को लेके प्रस्तुत हो गए। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।